गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, आज की लिटरेचर की इस खास क्लास में हम अमेरिकन फेमस प्ले राइट ओजिन ओनाइल साहब की एक फेमस प्ले है वो द हेयरी एप की स्टोरी आपको सुनाएंगे, जो तमाम तरह की एकेडमिक्स की बात करें तो उसके भी सिलेबस में दिया गया है और इसके साथ कंपटीशन में भी दिया गया है। पीजीटी, टीजीटी, यहाँ तक कि हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी और उनके सिलेबस में भी इसे रखा गया है। और अभी जल्दी एलटी ग्रेड का जो वैकेंसीज आई हैं तो उस एलटी ग्रेड में भी ओनाइल साहब का द हेयरी एप दिया गया है। तो हेयरी एप की स्टोरी को हम आज आपको सुनाते हैं और उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस में लाएंगे जब क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू करेंगे तब। उससे पहले आज की क्लास में हम उनकी स्टोरी आपके साथ ज़रा शेयर करेंगे, आपको सुनाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो उस कहानी पर चलें उससे पहले ओनाइल साहब के विषय में थोड़ा सा एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ ओनाइल का। ओनाइल का जो जन्म था, उनका बर्थ 16 अक्टूबर 1888 में हुआ था और उनकी डेथ जो थी वो 27 नवंबर 1953 में हुई थी। ओनाइल साहब को एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं ना कि तमगा मिला था अमेरिका में। वो एक ऐसे अमेरिकन हुए थे जो कि ही वॉज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट अमेरिकन हु गोट द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ लेने वाले वो पहले अमेरिकन राइटर थे और वो मिला था उन्हें 1936 में। आपको ये याद रखना होगा कि किस ईयर में उनको अवार्ड मिला था, नोबेल अवार्ड वो मिला था 1936 में। इसके साथ साथ ओनाइल साहब एक ऐसे राइटर थे, एक ऐसे प्ले राइट थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रेजेडी को लिखा था। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ तो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इससे पहले भी बहुत सारे बड़े और प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले थे। वो थे पुलिट्ज़र प्राइज़, जो लिटरेचर में खासा महत्व रखता है। तो उन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिले थे, एक नहीं 3 बार मिला था और चौथी बार उनको लिटरेचर में पुलिट्ज़र प्राइज़ पोस्थ्यूमसली मिला था। तो कुल मिला के ही रिसीव्ड द पुलिट्ज़र प्राइज़ 4 टाइम, 3 टाइम अलाइव एंड 4th टाइम पोस्थ्यूमसली। तो टोटल ही रिसीव्ड 4 टाइम दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो अब चलते हैं हम इस आज के इस खास प्ले द हेयरी एप की स्टोरी पर। तो स्टोरी पे चलें थोड़ा सा। हेयरी एप जिसका पब्लिकेशन 1922 में हुआ था और ये जो प्ले की अगर मैं बात करूं तो प्ले एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है। एक्सप्रेशनिस्ट प्ले का मतलब है कि जो प्ले पिक्टोरियल तो कम है, दरअसल एक्सप्रेशन दे रहा है क्या किसी उस जो प्रोटैगनिस्ट प्ले का है उसके बारे में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं उसकी फीलिंग्स क्या हैं। और फीलिंग खासकर वो एक अमीरी और गरीबी की पिक्चर को दिखाना चाहते हैं ओनाइल साहब। और यहाँ पे जो हमारा हीरो है आज के इस प्ले का, रॉबर्ट स्मिथ, जो कि एक फायरमैन है, किसी शिप पे काम कर रहा है। उस शिप में क्या काम कर रहा है? वो एक फायरमैन का काम कर रहा है। वहाँ फायरमैन का जो काम होता है कि जो जहाँ पे इंजन होता है और इस इंजन में कोयला डालने का काम होता है और उसी की ताकत से वो जो शिप होता है वो तैरता है या चलता है, हम कह सकते हैं। तो यही उसका काम था, लेकिन ये काम छोटा होता है और इस छोटे काम के लिए उसे भी उसी तरह का इस सोशल समाज में उसी ढंग की इज्जत मिलती है, लोग भी उसे इसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो उसके अंदर एक, जब समाज में या लोग उसे, बड़े लोग उसे उस तरह की कद्र नहीं करते हैं, उस तरह का जब सम्मान नहीं देते हैं तो उसके अंदर एक एलिनेशन आ जाता है। तो उसकी उस एक्सप्रेशन को दिखाने की कोशिश करी जाती है, जिसे स्टेज पे परफॉर्म तो नहीं लेकिन उसके एक्सप्रेशंस को बताने की कोशिश करते हैं। किस तरह से जब अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई होती है, जब वो ज़्यादा तंगड़ी या मोटी हो जाती है तो वो गरीब आदमी अपने आप को किस तरह का महसूस करता है, कैसा फील करता है। ओनाइल साहब ने बड़े अच्छे ढंग से उस बात को दिखाने की कोशिश करी थी इस रॉबर्ट स्मिथ के थ्रू। जिस रॉबर्ट स्मिथ का नाम यांक भी है, उसे यांक नाम से जानते थे। और उसमें अगर हम अमीरी की बात करें तो मिल्ड्रेड डगलस, जो एक बहुत अमीर घर की एक लड़की थी, और उस अमीर घर की लड़की ने ही हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है रॉबर्ट स्मिथ, उसका इतना इंसल्ट किया था कि उसे फिल्थी बीस्ट बोला था, जिसकी और वो एक शब्द यहाँ तक कि उसकी मौत का कार्ड भी बन गया था। कौन सा वर्ड? फिल्थी बीस्ट। फिल्थी बीस्ट मतलब एक गंदा जानवर।
गंदा जानवर इस लड़की ने बोला था, जो एक बहुत पैसे वाले एक बाप की बेटी थी, एक बहुत पैसे वाले पिता की लड़की थी। मिल्ड्रेड डगलस चाहती तो थी कि हम गरीबों की सेवा करें, अमीरी में रहते रहते वो ऊब गई थी। वो लड़की ये चाहती थी कि अब हम गरीबी को ज़रा देखें जाके, समझें जाके, एहसास करें, उसे फील करें और फिर उन गरीबों की मदद करें। लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पाई। ये गरीब को ही देख के, रॉबर्ट स्मिथ को देख के ही उसे फिल्थी बीस्ट बोल दिया, क्योंकि वो उसका जो गेटअप था वो उस ढंग का था, क्योंकि वो एक फायरमैन की तरीके से काम कर रहा था। तो वो दिखने में भी, वो उसकी जो स्किन थी वो डार्क थी, कपड़े भी गंदे थे, कपड़े काले हो रहे थे, और उनके उस कपड़े काले काले बदन को देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसे फिल्थी बीस्ट कह दिया, जिसकी वजह से ये शब्द ने रॉबर्ट स्मिथ की जान ले ली। अगला कैरेक्टर है इसी में पैडी, जो पैडी एक बहुत ओल्ड वर्कर है, मतलब ओल्ड हो चुका है। वो पुराने दिनों में एक नाविक के तौर पे काम किया था, लेकिन अपने उन पुराने ख्यालात में रहता है। हम इन कैरेक्टर्स का एक शॉर्ट इंट्रो करा रहे हैं आपको, उसी कड़ी में ये थर्ड कैरेक्टर था पैडी। और ये भी दरअसल वर्कर कहाँ है, वहीं उसी जहाज़ में है, रॉबर्ट स्मिथ के साथ काम करने वाला। अगला कैरेक्टर होता है जो लॉन्ग है, ये भी इसी जहाज़ में काम कर रहा है, रॉबर्ट स्मिथ के ही उसी ग्रुप के साथ है। और लॉन्ग, अगर मैं उसके बारे में बात बताऊं तो वो एक दरअसल कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा का व्यक्ति था। वो कहता था कि मजदूरी जो है वो खासकर कम मिल रही है और मज़दूरों का हाल बुरा है, ये हम लोगों को एक क्रांति कर देनी चाहिए। जिस तरह से कम्युनिज़्म फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को ही वो अमली जामा पहनाने की अपनी बातों के थ्रू कोशिश करता है। तो वो जो था वो एक कम्युनिस्ट हम कह सकते हैं, एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी था लॉन्ग, जो रॉबर्ट स्मिथ के यहाँ पे काम करा। तो यही मेन 4 कैरेक्टर हैं। इनके साथ साथ एक और है, मिल्ड्रेड डगलस की आंटी है, तो वो आंट भी इस प्ले की एक कैरेक्टर है। रोल इनका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोल इन्हीं का, रॉबर्ट स्मिथ का ही एक लीडिंग कैरेक्टर के तौर पे रहता है। वो सिर्फ मिल्ड्रेड डगलस को उसकी आंटी इस जहाज़ में लेके आई थी, जिस जहाज़ में ये रॉबर्ट स्मिथ काम कर रहा था, उसे दिखाने के लिए, उस गरीबी किस तरह से छोटे लोग, मज़दूर लोग कैसे काम करते हैं, उनका रहन सहन क्या कैसा होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को दिखाने के लिए वो लाई थी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी की हम शुरुआत करते हैं। एक शिप, जो शिप में रहते हैं रॉबर्ट स्मिथ होते हैं, और ये बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हमने दिखाए थे आपको, मिल्ड्रेड डगलस भी उसी में सफ़र कर रही होती है, उसकी आंटी भी होती है, पैडी जो वर्कर होता है, और लॉन्ग, ये सारे लोग वहाँ पे थे। रॉबर्ट स्मिथ बहुत लंबा चौड़ा तंगड़ा तंदुरुस्त, एक बहुत अच्छी मसल्स का एक कैरेक्टर था, और उस कैरेक्टर को दबंग आदमी था। तो अपने इस जो यूनियन थी उनका वो लीडर था, एक बॉस था। बॉस से मतलब अपने उस ग्रुप का लीडर था, उनका एक नेता था, प्रेसिडेंट था। इसकी बात सारे लोग मानते थे। वजह ये थी कि इसका बहुत मसल्स शानदार थी, ज़बरदस्त हेल्थ थी, और दिखने में तंगड़ा भी था, लंबा भी था, काम बहुत चटकी से करता था। इस वजह से ये लोग इसे अपना लीडर भी मानते थे। तो अब ये लीडर था, इन सब का जहाज़ चल रहा था, और उसी जहाज़ में ये दरअसल होता क्या है, इनका एक छोटा सा गैप होता, ब्रेक होता है, और उस ब्रेक में ही ये सारे वर्कर्स जो थे वो बियर पीने लगते हैं। उन्हीं में और मौज मस्ती कर रहे होते हैं, बियर पी रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, गीत गा रहे होते हैं। उसी बीच में आ जाते हैं रॉबर्ट स्मिथ को देख के ये लोग और गा रहे होते हैं, लेकिन रॉबर्ट स्मिथ जैसे ही इशारा करता है कि एक पैक जरा हमारे लिए भी लाइए, तो रॉबर्ट स्मिथ का जैसे ही बोला जाता है, एक नहीं कई एक पैक लेके उसके पास पहुंच जाते हैं, और उन्हीं में जो वार्तालाप चल रहा शुरू हो जाता है। तो जो जिनका ढंग था, जो जिनका इंटरेस्ट होता है, बातें लोग वैसे ही करते हैं। तो पैडी ने भी अपने उस पुराने ख्यालात में खो गया, बातें करने लगा उस दौर की, कि तब जो था वो काम करना बहुत आसान होता था, काम करने में इतना प्रेशर नहीं होता था जितना कि आज हो रहा है। लॉन्ग अपने उसी तरीके से बात कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो कम्युनिज़्म फिलॉसफी का आदमी था, तो वो कम्युनिज़्म विचारधारा को ही वहाँ पे रखता है कि वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है, हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, और इन कैपिटलिस्ट के विरुद्ध कुछ ऐसे काम, ऐसी जंग छेड़नी चाहिए ताकि ये हमें हमारे काम का वाजिब पैसा दें। कुछ इस तरह की बात जो कम्युनिस्ट जो करते हैं, उसी ढंग का इनका ढंग था, और इस कन्वर्सेशन का एक पार्ट बन रहा था लॉन्ग। तो आगे क्या होता है कि इसी बीच में कुछ लोग आते हैं, यहाँ पे जो मिल्ड्रेड डगलस होती है वो इधर को नीचे को आती है, उसे जो उसकी आंट से बोलती है कि मुझे भी भाई कुछ लोगों से मिलाइए जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम इस जहाज़ को चलाते हैं, उन चलाने वाले लोगों से भी मिलाइए। और हाँ, उससे पहले रॉबर्ट स्मिथ अपनी ताकत पे उसे नाज था, वो ये जानता था कि मेरा काम बहुत शानदार है, इतने बड़े जहाज़
को हम चला रहे हैं, दरअसल ये हमारे ही पावर से चल रहा है, क्योंकि हम ही उसमें कोयला डाल रहे हैं, आग जला रहे हैं, जिसकी पावर से ये जो जहाज़ है वो रेंग रहा है इस समुद्र में। तो मिल्ड्रेड को उसकी आंट वहाँ पे दिखाने के लिए उस जगह पे लाई जहाँ पे ये लोग थे, सारे लोग थे। तो उसने जैसे ही मिल्ड्रेड ने रॉबर्ट स्मिथ को देखा, रॉबर्ट स्मिथ ने भी, और रॉबर्ट स्मिथ एकदम काला, कपड़े भी उसी तरह से हो रहे थे। अब मिल्ड्रेड एक वाइट ड्रेस में जो एक लड़की थी वो नीचे आई, उसकी आंटी ने और इसके साथ जो सेक्रेटरी, तो उसने भी मना किया कि भाई नीचे मत जाइए, कपड़े काले हो जाएंगे, वहाँ पे बहुत आग की जो धुआं निकल रहा है। लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जाना है, दिखाइए चल के। अब ये जाती है, रॉबर्ट स्मिथ तो उसके सामने आता है पहले, क्योंकि वो आता नहीं, ये जो लोग थे वो उसे ऐसा थोड़ा सा चढ़ा देते हैं और उसे चढ़ा देते हैं, कहते देखिए वो लड़की अंदर आई है। तो ये भी उसे आता है कि शायद हम इसे इम्प्रेस करें, कुछ कहेंगे। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो मिल्ड्रेड एकदम से, कभी उसने ऐसे लोगों को, भारी भरकम विशालकाय लोगों को देखा नहीं था, वो एकदम से डर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। और उस चीख में ही एक वो वर्ड बोल देती है, क्या? फिल्थी बीस्ट। जैसे ही वो फिल्थी बीस्ट कहती है और ये फिल्थी बीस्ट वाला शब्द एकदम से चुभ जाता है रॉबर्ट स्मिथ को। खैर मिल्ड्रेड उधर से चली जाती है और ये जो लॉन्ग होता है, पैडी होते हैं, ये उससे कहते हैं, उस लड़की को बोलते हैं, इस लड़की को नहीं, सॉरी, रॉबर्ट स्मिथ को बोलते हैं कि तुम्हें उसने ऐसा कह दिया। पहले तो उसने कहा तो था, इसने भी सुना था, लेकिन अब वो बात ज़्यादा असर करने लगी जब इन्होंने ये बोला। अब ये जो जहाज़ था वो जा रहा था 5th एवेन्यू के लिए। अब रॉबर्ट स्मिथ ने सोच लिया, तय कर लिया कि मुझे अब आगे का काम नहीं करना है और हमें उन्हीं इन बड़े लोगों के बीच में जाना है और अपनी एक नई आइडेंटिटी बनानी है। ये कहते ना कि यहाँ पे इस प्ले में दरअसल क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी भी आती है। किनकी क्विस्ट? इन गरीबों की। इनके अंदर भी एक क्विस्ट होती है, इन कमज़ोर लोगों के, कमज़ोर तबके के अंदर भी एक वही क्विस्ट होती है कि उनकी भी अपनी आइडेंटिटी बने, लोग उन्हें भी जाने, उन्हें भी पहचाने। ऐसा नहीं, वो भी इस समाज के, इस संसार के एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं। लेकिन होता क्या है कि रॉबर्ट स्मिथ के अंदर ये दरअसल आग जो थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी और वो उस 5th एवेन्यू में अपने इस वॉकर के साथ जब पहुंचता है, ये लेके जाता है, तो वहाँ पे जो लोग थे वो रॉबर्ट स्मिथ को ऐसा मान रहे थे कि ये किसी अलग प्लेनेट से आया है, किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ एक प्राणी है, इस ढंग से देख रहे थे। रॉबर्ट स्मिथ कुछ समझ नहीं पा रहा था, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था अपने आप को उन अमीरों के बीच में। वो उसे वहाँ पे देखना भी पसंद नहीं करते थे, तो उनका गलत इस तरह का छीटाकसी उसके ऊपर होने लगी। उस छीटाकसी से रॉबर्ट स्मिथ एकदम से मेंटली डिस्टर्ब होने लगा, वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगा। किसी आदमी ने फ़ोन कर दिया पुलिस को, पुलिस ने फ़ोन रिसीव किया और वो आके रॉबर्ट स्मिथ को पकड़ ले जाती है, जेल में डाल देती है जाके। रॉबर्ट स्मिथ जेल में बंद हो जाता है। यॉन्ग जो कि कैरेक्टर जेल में बंद होता है, किसी तरह से आगे चल के जब उसकी बेल होती है, बाहर आता है, तो उसे लगता है कि मुझे इन अमीरों से बदला लेना है। लेकिन ले कैसे लग सकते हैं भाई? अमीरों से बदला लेने का तरीका क्या? उनके पास ऐसी ताकत नहीं थी। वो जाते हैं, काम करने के लिए भी जाता है तो लोग उसे लेते नहीं, उसका एटीट्यूड वहाँ पे मैच नहीं कर रहा होता है कंपनियों में, उन वहाँ की उन फैक्ट्रियों में। और फैक्ट्री होती क्या, जो मिल्ड्रेड डगलस के जो फादर थे वो एक बहुत बड़े कैपिटलिस्ट थे, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनकी वहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री का काम पूरी दुनिया में वहाँ के प्रोडक्ट जाते थे। तो उन्हीं की बेटी थी मिल्ड्रेड। जो भी काम करने वाला आदमी वहाँ का होता, किसी न किसी ढंग से मिल्ड्रेड के फादर से वो जुड़ा हुआ था। अब यांग को आया कि मुझे किसी तरह से मिल्ड्रेड और उसके फादर दोनों से ही बदला लेना है। तो लिया कैसे जाए? उसे फैक्ट्री में लोग नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसमें उसने सोचा कि क्या किया जाए, पहले मुझे एक जो यूनियन होती है, अगर हम उससे जुड़ जाएं, जो वर्कर्स की यूनियन होती है, जिसे IWW कहते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, IWW। तो ये गाइस पूछा जा सकता है कि IWW ये क्या है? इसमें किसमें? हेरी ऐप में। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड ये एक यूनियन थी और इसी यूनियन को ज्वाइन करना चाहता था यॉन्ग। पहले गया तो वहाँ के काम करने वाले सेक्रेटरी और उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, तुम हमारे लिए फिट फॉर नहीं हो। यॉन्ग कहता है कि मैं तो यार वहाँ पे ज़्यादा ठीक था, वहाँ मेरी लोग इज्जत करते थे, मुझे लोग पसंद करते थे। ये हम आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से यहाँ पे आए थे, यहाँ पे अभी हम सेट नहीं हो पा रहे हैं, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे मेरी इज्जत कर रहे थे। एक बार उसके ख्याल आया ये बात,
दिमाग में, लेकिन फिर भी उसके मन में वही बात चल रही थी कि इन अमीरों के बीच में मुझे अपनी आइडेंटिटी को सेट करना है और इनसे बदला लेना है। तो जब वो जाके फिर दोबारा गया आगे, फिर से एक बार उसने अप्रोच किया IWW को, तो उसका वो मेंबर बन जाता है। वहाँ की जो मिनिमम फ़ीस होती है वो फ़ीस देता है, लेकिन काम उसे नहीं मिल पाता है। अब लोग फिर भी उसे उसी ढंग से उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो वो कहता कि मैं तो इंसान नहीं हूँ, क्या इसका मतलब, मुझे लग रहा है कि मैं एक ऐप हूँ, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल थे, इसीलिए ये हेयरी वर्ड बोला गया। हेयरी का मतलब शरीर पे बहुत सारे बाल थे, वो एक गोरिल्ला जैसा लग रहा था, ऐप जैसा। ऐप का मतलब होता है बंदर, लंगूर, ये गोरिल्ला, कि उस ढंग का लग रहा हूँ मैं शायद। अपने आप को बार बार यही सवाल कर रहा था, पूछ रहा था अपने आप से, अपने आप को ही जवाब भी दे रहा था। तो जैसा कि ये बताया था आपको कि हेयरी ऐप जो प्ले है वो कैसा है, एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है। यहाँ पे अब प्रोटेगनिस्ट के एक्सप्रेशन के थ्रू कहानी को लिखा जा रहा है, उसके एक्सप्रेशन को अमली जामा पहना रहे हैं ओजेन ओनाइल साहब। तो अब रॉबर्ट स्मिथ जब इस दुनिया से ऊब गया, उसे लगा कि अब मेरा तो सही ठिकाना एक्चुअली में है, वो क्या है कि वो एक जू है, एक चिड़ियाघर है जहाँ पे जानवर होते हैं, वही शायद मेरा ठिकाना है। तो वो पहुँचता है, एक जू में पहुँचता है। ये टोटल जो प्ले होता है वो 8 सीन का होता है, और उसमें 8वां जो 8th सीन होता है उसी में वो पहुँच जाता है। यांक वहाँ पे किसके पास, उस जू में, और उस जू में कौन होता है, गोरिल्ला। गोरिल्ला को उसे देख के लगता है कि शायद ये गोरिल्ला ही हमारा असली दोस्त है। गोरिल्ला को देखता है, एकदम आगे हाथ बढ़ाता है। गोरिल्ला ने उसका हाथ लिया, पकड़ के खींच के अपने पास ले गया, और गोरिल्ला ने यांग की हत्या कर दी। तो ओनेल साहब ने अपने इस कहानी का द एंड करते हैं कि किस तरह से कभी कभी गरीबी और अमीरी की खाई इतनी बढ़ जाती है कि इस खाई में आदमी अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते ढूंढते और अंत में उसकी इस तरह से डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों ये तो था द हेयरी ऐप की कहानी। आगे हम जब क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू करेंगे तब आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे बनेंगे उनको आपको बताएंगे। तो तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स।